नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है समग्र बैच ओनली आईएएस हिंदी चैनल के ऊपर। आज हमारी ये पहली ज्योग्राफी की क्लास है दोस्तों। मैं जगदीश चंद्र जांगीड़, आपका जेजे सर, आपको मेंटर करने वाला हूं ज्योग्राफी जीएस के लिए। भूगोल जैसा विषय जो कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में कहीं न कहीं आपको अग्रणी स्थान बनाने में बहुत ही साथ देने वाला है, उसको सहजता से सीखने की कोशिश करेंगे। चाहे आप स्कूल लेवल पे है, बुनियादी लेवल पे है, चाहे आप कॉलेज लेवल की प्रिपरेटरी स्टेज में है, या आप टारगेट लक्ष्य लेके चल रहे हैं वर्ष 2024 और 2025 का यूपीएससी एग्जाम। हमारी इस बैच के अंतर्गत कोशिश रहने वाली है कि भूगोल जैसे बहुत ही टेक्निकल विषय के अंदर, जो कि काफी इजी है और काफी इंटरेस्टिंग, समटाइम्स यह आपको कहीं ना कहीं आपके पास में आपके चारों तरफ के वातावरण, एनवायरनमेंट की काफी विशेषताओं के बारे में, उन विशेषताओं के पीछे क्या गुणधर्मिता है उसके बारे में, वह उनकी क्या प्रायोगिकता हो सकती है, और उस विज्ञान को समझ के किस तरीके से हम हमारे मानव जीवन को बेहतर कर सकते हैं, उसकी समझ को बेसिकली आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे इस बैच के अंतर्गत। आपको कोई भी डाउट्स रहेगा, मैं शुरुआत से ही कहूंगा कि यह क्लास टोटली हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए है, और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कहीं न कहीं यह किल्लत रहती है कि सर हमें एग्जैक्टली इंग्लिश मीडियम के तो नोट्स मिल जाते हैं, वहां पे हिंदी के अंदर समझाया भी जाता है, पर लिखे क्या, समस्या वहां पे आती है। सो इस बैच को हम लोग हिंदी मीडियम स्पेसिफिक रखने वाले हैं, और इस हिंदी मीडियम स्पेसिफिक बैच के अंदर आपको किस तरीके से अपने शब्दावली का, किस तरीके से अपनी वर्णमाला का, और किस तरीके से जो है आप अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी अभिव्यक्ति को, अपने स्टेटमेंट्स को बेहतर कर सकते हैं, चाहे वो आंसर राइटिंग का हिस्सा हो, चाहे वह कहीं न कहीं खुद को समझाने या फिर उत्तर लेखन की कला का हो। हम इन तमाम विषयों के ऊपर बेसिकली बात करने वाले हैं इसी चैप्टर के अंतर्गत। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज की इस क्लास नंबर 1 के साथ में। ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मेरा नाम जगदीश चंद्र जांगीड़ है, जेजे सर आप मेरे को बुला सकते हैं, जेजे सर पीडब्ल्यू यूपीएससी। 70,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने यूपीएससी और पीसीएस के लिए मेंटर किया है दोस्तों। 8 वर्षों से ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, और मैं आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स जैसे टेक्निकल विषय, और जो कि कहीं न कहीं कंसिस्टेंसी, जो कि स्टैटिक के साथ साथ में आपके पास में करंट समसामयिक मुद्दे भी आपको इसमें पता होने चाहिए, उन तमाम विषयों के ऊपर बेसिकली मैं आपको मदद करने में सक्षम रहूंगा। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि सर इस बैच का लक्ष्य क्या है। ऑनरेबल सुमित सर ने और अन्य तमाम इंटरेस्टिंग जो हमारे और क्वालिफाइड मेंबर्स हैं टीम के, उनके मेंटरशिप के अंदर इंग्लिश बैच चल रहा है, और इस हिंदी बैच के अंदर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बैच आपका समग्र, समग्र मींस इंक्लूसिव मींस ऑल, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। आप बने रहिए इस चैनल पे, डेफिनेटली यू विल बी हैंड होल्ड टू द सक्सेस। आपकी अंगुली पकड़ के आपको स्ने स्ने एक 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 सीढ़ी, एक पायदान ऊपर उठाया जाएगा, 1 माउंटेन एट ए टाइम दोस्तों, राइट। और इस बैच में मैं जगदीश चंद्र जांगीड़ आपका ज्योग्राफी का सब्जेक्ट लेने वाला हूं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। ज्योग्राफी, अगर मैं आपके पास इस विषय को तोड़ के बताऊं प्रीलिम्स के स्पेसिफिक, क्योंकि आपने प्रीलिम्स का पेपर तो देखा ही होगा, जनरली बेसिकली वहां पे प्रीलिम्स का जीएस का जो पेपर होता है ना, जीएस पेपर 200 मार्क्स का रहता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है, हम सभी को पता है, ये बेसिक सी चीजें हैं सर हमारे पास में। इस सामान्य अध्ययन पेपर 1, जीएस पेपर 1 के अंतर्गत दोस्तों आपके पास में ज्योग्राफी भी है, और ज्योग्राफी मात्र एक लाइन के अंतर्गत दे रखा है। ओनली 1 लाइन इज देयर, व्हाट इज दैट? भारत विश्व का भूगोल, भारत और विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। मतलब सर आपके पास में एक पढ़ना है आपको इंडिया का, और एक पढ़ना है वर्ल्ड का। क्या पढ़ना है आपके पास में? एक पढ़ना है आपको प्राकृतिक भूगोल, मतलब आपके पास में फिजिकल ज्योग्राफी। क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी, प्राकृतिक भूगोल आ गया। फिर है सर सोशल, सामाजिक आ गया आपके पास में, और फिर है आपका आर्थिक मतलब इकोनॉमिक। तो आप देख सकते हैं कि सर इन 3 संदर्भ से कहीं न कहीं आपके पास में प्रश्न पूछे जाएंगे, राइट। सो कहने को ये 3 छोटे छोटे से शब्द लगेंगे सर आपके पास में, भारत का फिजिकल ज्योग्राफी, भारत का प्राकृतिक भूगोल, भारत का सामाजिक भूगोल, भारत का आर्थिक भूगोल, और विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक व आर्थिक भूगोल। पर अपने आप में ही यह 6 मुख्य विषय हो गए अगर इनको ब्रेक करें तो, राइट। और इनको ब्रेक करने के पश्चात अगर हम देखेंगे दोस्तों आपके पास में, और
जीएस के अंतर्गत हम थोड़ा सा इसका और आगे विवरण देख सकते हैं। जीएस में बेसिकली हम देखेंगे मेंस के अंतर्गत, जीएस पेपर 1 के अंतर्गत बेसिकली आता है। जनरल स्टडीज पेपर 1 है आपके पास में, यह है ना, कौन सा है ये, प्रश्न पत्र फर्स्ट। इसके अंदर आपके पास में हिस्ट्री वाला पेपर आता है, सोसाइटी वाला पेपर आता है और ज्योग्राफी भूगोल भी आता है। अब यहाँ पे जो भूगोल का प्रश्न पत्र रहेगा आपके पास में, इसमें मुख्य 4 बिंदु आपके सिलेबस में दिए गए हैं दोस्तों, और उन 4 बिंदुओं को इस तरीके से बेसिकली आपके सामने रखा गया है। दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीपीय सहित दुनिया भर के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। तो सबसे पहला क्या आ गया सर आपके पास में, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है आपके पास में। और उसके संसाधनों के आधार पे कि सर इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, मतलब इंडिया और इंडिया के आसपास के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है, पड़ोसी देश है, वे, इसके अलावा दक्षिण एशिया की यहां पे बात की गई है। जैसे हमारे पास में एशिया का पूरा दक्षिणतम जो भाग है आपके पास में, उसका विस्तृत जो हमको अध्ययन करना रहेगा, वो भी किस दृष्टिकोण से कि वहां क्या संसाधन है। अच्छा, कोई भी संसाधन वहां पे मिलने वाला है, उस संसाधन का हम प्रयोग करके, उसका दहन करके, उसको कहीं न कहीं एक उद्योग के अंतर्गत, उसको लाइवलीहुड में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो कह रहा है कि इन रिसोर्सेस के आधार पे प्राथमिक, माध्यमिक व तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों के स्थान के लिए जिम्मेदार कारक को बताइए। मतलब प्रारंभिक परीक्षा के अंदर यह काफी बेसिकली जो है सब्जेक्ट वाइज डिटेल है, वहां पे टॉपिक वाइज डिटेल है मेंस के अंतर्गत, ठीक है ना। और महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाओं की, घटना मतलब फिनोमिनन्स की बात करना है ना, ऐसी परिघटनाएं जो भू भौतिकी से रिलेटेड है, जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। क्या भूकंप आता है, क्या सुनामी है, ज्वालामुखी है, क्या चक्रवात है, क्या यह चारों ही अपने आप में भूगोल की महत्वपूर्ण घटनाओं में से हैं? यस। क्या इनको पढ़ा जा सकता है? क्या इनके पीछे के विज्ञान, इनकी अवधारणाओं को पढ़ा जा सकता है? क्या इनके प्रभाव को और इनके समसामयिक विषयों को जाना जा सकता है? जी हाँ सर, आइए हम इसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। तत्पश्चात भौगोलिक विशेषताएं व उनका महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं में परिवर्तन। जैसे आपके पास में जल निकाय, ध्रुवीय बर्फ जो भी है, टोपोग्राफी के सहित जितने भी आपके पास में लैंड फॉर्म्स है, हमारे पास में क्या है, आपके पास में जितने भी स्पेसिफिक लैंड फॉर्म्स है, भू आकृतियां हैं, है ना, उनकी विवेचना करनी है। स्पेसिफिकली आपके पास में लैंड है, वाटर है, बॉडी है, और जल निकाय के अलावा ध्रुवीय बर्फ जो आपके पास में आइस कैप्स है, उसकी भी बात कर रहे हैं, है ना। वनस्पति और जीवों में परिवर्तन के प्रभाव, किस तरीके से वेजिटेशन में इसके अंदर परिवर्तन आ रहा है, किस तरीके से आपके पास में वेजिटेशन के अलावा वाइल्ड लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं इसके कारण। और तो और आपके पास में इसके अंदर कहीं ना कहीं आप करंट से रिलेटेड मुद्दे भी देखने की कोशिश कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। सो मुख्य परीक्षा की अगर मैं आपके पास में बात करूं तो जो एंटायर सिलेबस है आपके पास में, एंटायर सिलेबस जो रहने वाला है वह जीएस पेपर 1 में, हम सभी को पता है कि सर आपके पास में 100 नंबर का भूगोल भी पूछा जा रहा है, 250 का जीएस 1 पेपर है ना। तो कुल मिलाकर के मुख्य परीक्षा के अगर मैं कहूं सर आपके मेंस और इंटरव्यू के मिलाकर के 225 अंक है। इसमें से सर 100 अंक किसके हैं, किसके हैं ये, ज्योग्राफी के, किसके हैं ये, भूगोल के, राइट। किस तरीके से हैं, कहा जाता है कि किसी भी विषय को पढ़े, किसी भी पुस्तक को पढ़े, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ाई क्यों ना करें आप, स्वाध्याय ही चाहे क्यों ना करें आप, परंतु आपको जो ज्ञान होना चाहिए कि लक्ष्य के ऊपर हमेशा नजर है ना, प्री में कितना आएगा इससे, मेंस में कितना आएगा इससे, और क्या आएगा, है ना। तो आइए हम उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। यह वर्ष 2022 का वर्ष जो अभी गत मुख्य परीक्षा हुई है, मेंस आपके पास में जो एग्जाम हुआ है, उस मुख्य परीक्षा पत्र के जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के 4 प्रश्न हैं जो बेसिकली आपके पास में 10-10 मार्क्स की कैटेगरी के अंदर हैं, ठीक है ना। अब इनमें जो है 10 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन जो होते हैं उनको हमको 150 वर्ड्स में लिखना होता है। तो अभी हालांकि ये किताब के बारे में हम विवेचना कर रहे हैं, तो सर हम बुक की बात करते वक्त हम पहले इसको क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि जो बुक्स हम यहां पे इस सीरीज में शुरू करेंगे वह इन तमाम क्वेश्चंस को ऐसे ऐसे क्लियर करने में मदद करेगा। चुटकियों में आप देखने की कोशिश करेंगे कि जो ज्ञान के बिखरे मोती इन एनसीईआरटीज और रेफरेंस बुक्स में हैं, वह अगर माला में पिरो दिए जाए तो आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। चलिए, तो कहा जाता है जब हमें इंटरेस्ट कब डेवलप होता है, इंटरेस्ट तभी डेवलप होता है जब किसी भी चीज के अंदर उसकी महत्वता पता चल जाए, उसकी
महत्वता पता चल जाए हमको, तभी तो इंटरेस्ट डेवलप होता है। यस और नो, यस और नो। जैसे मास्क क्यों पहनना है, हमें इंपॉर्टेंस पता चलने लगी कोविड के अंदर, राइट और रॉन्ग? हाँ, हमें योगा करना चाहिए। जैसे ही बेसिकली थोड़ा बहुत, कई लोग जो है लाइफस्टाइल डिजीज में आ जाते हैं, उनको थोड़ा सांस में प्रॉब्लम होने लगती है, ओबेसिटी होने लगती है, वो योगा पे थोड़ा ध्यान देने लगते हैं, अपनी लाइफस्टाइल सुधारने लगते हैं। मतलब आपका माइंड बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम्ड है कि जब तक कोई चीज की इंपॉर्टेंस नहीं पता है, आप उसे एक क्षण भी नहीं देंगे, एक पल भी उसके बारे में नहीं सोचेंगे, राइट और रॉन्ग? तो मैं इस ज्योग्राफी की पुस्तक के अंदर जो आपको एक जर्नी में ले जाने वाला हूं, आपको मैं सहजता से बता रहा हूं किस तरीके से गांव में, कस्बों में, ढाणियों में, चाहे लद्दाख हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे आपके पास में तमिलनाडु हो, चाहे आपके पास में हो हमारे राजस्थान की छोटी गांव की ढाणियां, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे कोई भी पहाड़ी अंचल हो, चाहे आपके पास में दक्षिण पूर्व का भारत हो, हर एक जगह के बेसिक परिवारों से बेसिकली कई कलेक्टर बनते हैं, कई आईपीएस बनते हैं, कई पीसीएस अधिकारी बनते हैं। कैसे बने? उन्होंने स्वाध्याय किया। मैं आपकी यह भ्रांति तोड़ना चाहता हूं कि अगर आप पुस्तकों के साथ में एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में चले तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, सिलेक्शन हो सकता है। और हम इस चैनल के माध्यम से आपके उसी जतन को, उसी प्रयास को और सशक्त करने की कोशिश करेंगे और समग्रशील बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी सफलता में हम सभी की सफलता सुनिश्चित हो पाए। दोस्तों आइए हम यहां पे कुछ प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं जो कि बायलिंगुअल है। हम इसके हिंदी विवेचना के बारे में थोड़ा सा दृष्टिपात करते हैं, और प्राथमिक चट्टानों की विशेषताएं और प्रकारों का वर्णन यहां पे दोस्तों है आपसे पूछा जा रहा है। प्राइमरी रॉक्स क्या है और आपके पास में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अब आपको यह जानकर के आश्चर्यचकित होगा कि प्राइमरी रॉक्स जो है ये पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर है, और अगर किसी ने एनसीईआरटी अच्छे से कर ली तो सीधा वो 10 मार्क्स लेके जाएगा। प्राइमरी रॉक्स का क्या मतलब कि आपके पास में इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टानों की बात की जा रही है, ठीक है ना, जो मैग्मा और लावा के ठंडे होने से बनी होती है। फिर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिए मौसम संबंधी चेतावनियों के लिए निर्धारित रंग संकेत के अर्थ के चर्चा करिए आप लोग। कि सर जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, आईएमडी, उन्होंने कहा कि सर जहां जहां साइक्लोन आ सकता है, अब साइक्लोन कहां आता है? साइक्लोन आता है सर आपके कहां पे आता है? कि सर या तो आया आपके पास में अरेबियन सी के अंदर, और या फिर आया सर आपके बंगाल की खाड़ी के अंदर, बे ऑफ बंगाल के अंदर, राइट। और यहां पे ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है स्पेसिफिकली, ठीक है ना, जो साइक्लोन प्लॉन एरिया है आपके पास में, ठीक है ना। अब उस क्षेत्र के अंदर ये नहीं पूछा, साइक्लोन सबको पता है ना, साइक्लोन क्यों आता है ये सबको पता है आपके पास में, कई रीजन हम लोगों ने जाने, करंट अफेयर में पढ़ोगे। इन्होंने एक कदम और आगे गए और पूछ लिया आपके पास में कि सर इसके लिए हम वेदर वार्निंग देने के लिए, मौसम संबंधी चेतावनी देने के लिए जो निर्धारित रंग संकेत दिए ना, कौन कौन से रंग संकेत है? व्हाट इज रेड अलर्ट, व्हाट इज ऑरेंज अलर्ट, व्हाट इज ग्रीन अलर्ट, है ना। सो जो अलर्ट सिस्टम उन्होंने जारी किया आईएमडी ने, जो आपका कहीं न कहीं एनसीईआरटी में बहुत ही आसानी से उसके हिंट दिए गए, करंट अफेयर्स में अपडेशंस उसके आती हैं, क्या हम उसको ये कर सकते हैं, है ना। सो इट कैन ऑल्सो बी वेरी इजिली बी डन। देन डेक्कन ट्रैप के की प्राकृतिक संसाधनिक संभावनाओं की चर्चा कीजिए। क्या सिलेबस में हमको बोला है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, है ना, भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर जो प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, बताइए। अब इसी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर यहां पे है आपका डेक्कन ट्रैप। क्या है यहां पे? डेक्कन ट्रैप वाला एरिया है आपके पास। इस डेक्कन ट्रैप वाले एरिया के अंदर क्या प्राकृतिक संसाधन पाए जा सकते हैं? डेक्कन ट्रैप लावा से बना हुआ, लावा के साथ में जो है आपके पास में मैग्मा जब अंदर से आता है तो कई सारे मिनरल्स लेके आता है, और उन मिनरल्स के ऊपर हमको बात करनी कि डेक्कन ट्रैप में कौन से जो है नेचुरल रिसोर्स पाए जाते हैं, पोटेंशियल है। पोटेंशियल का क्या मतलब? वो आपके पास में संभावना है, जो भी हाल में चर्चा चल रही है उनकी भी बात करनी है आपको, और जो भविष्य में कहीं न कहीं प्रयोग में लाए जा सकते हैं और जो वहां प्राप्त किए जा सकते हैं उनकी भी चर्चा करनी है आपको, राइट। सो इस क्वेश्चन में कहीं न कहीं आपको एनसीईआरटी के नॉलेज के अलावा न्यूज़पेपर का नॉलेज और न्यूज़पेपर के ऊपर रखी गई नजर भी काम आने वाले। तो मैं आपको बताने वाला हूं, क्या एनसीईआरटी मात्र सक्सेसफुल होगी? क्या यहां पे अगर मैं एनसीईआरटीज को पढ़ लूं काफी सफिशिएंट होगा? मैं आपको बताना चाहता हूं एनसीईआरटी या कोई भी रेफरेंस बुक जो है अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, पर नेसेसरी है। इट इज नेसेसरी, आवश्यक जरूर है। एनसीईआरटीज को पढ़ने से आपको पता चलेगा डेक्कन ट्रैप कहां है, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। अब इन प्राकृतिक संसाधनों जो डेक्कन ट्रैप में मिल सकते हैं उनकी क्या क्या संभावनाएं हैं, वह रेफरेंस बुक्स, वह मेंटरशिप सेशन
और वह आपको जानकारी मिलने वाली है कहां से? करंट अफेयर से, द हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस से, राइट। और भारत में पवन ऊर्जा की संभावनाओं का परीक्षण कीजिए, है ना, आपके पास में, और उनके सीमित क्षेत्रीय विस्तार के कारणों को समझाइए कि सर जो विंड एनर्जी है इंडिया के अंदर, जो पवन ऊर्जा है ना, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है हमारा, क्या एग्जामाइन करना है हमको कि सर जो विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा है भारत के अंदर मिलती है। हाँ सर, यहां पे ये बता रहा है आपके पास पे कि एग्जामाइन कीजिए कि कितना पोटेंशियल है भारत में आज, जितना पोटेंशियल है वाकई में क्या जितने दूसरी देश कर पा रहे हम कर पाएंगे? हमारे पास इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, हम ट्रॉपिकल एरिया, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, राइट, हवाओं की, पवनों की कोई कमी नहीं है हमारे पास में, तो फिर हम क्यों नहीं यूज कर पा रहे? क्या भौगोलिक या आर्थिक या सामरिक या तकनीकी कौन कौन से बेसिकली जो है आपके पास में यहां पे सीमित क्षेत्रीय विस्तार के रीजन है कि सर क्यों नहीं बेसिकली यहां पे जो है स्पेशली, मतलब एरिया वाइज, है ना, क्षेत्र में बेसिकली पूरे भारत में बेसिकली हम क्यों नहीं इसको यूज कर पा रहे? व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स? और ये कंस्ट्रेंट्स कहां बताए गए हैं? आपके एनसीईआरटीज में, न्यूज़पेपर्स में। अतएव क्या कोई भी क्वेश्चन यहां पे जो दिख रहा है आपके सामने, क्या मैं कुछ क्वेश्चंस जैसे कि ये वाला एंटायरली एनसीईआरटी से डिस्कस कर पाऊंगा? हाँ सर। क्या कुछ और क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें मेरे को एनसीईआरटीज के अलावा अन्य सोर्सेस को भी कहीं न कहीं यहां पे ताना बाना बुन के एक अच्छा डिलाइटफुल उत्तर लिखना होगा? जी हां सर। अतएव मैं आप तमाम विद्यार्थियों से एक निवेदन हमेशा रखने की कोशिश करूंगा, आप अपनी होप्स, अपनी आशाएं एनसीईआरटी से जरूर लगाएं, पर एनसीईआरटी से अपनी होप्स, अपनी आशाएं, अपनी उम्मीदें जोड़ते वक्त यह जरूर याद रख लेना कि यह एलकेजी है, अभी हमें पहली, दूसरी, 10वीं, 12वीं करनी है, ग्रेजुएशन करनी है, तत्पश्चात आगे जाना है, राइट। सो किसी भी विषय को पढ़ने के लिए लेयर बाय लेयर आगे बढ़ना होता है, और यहां पे यह जो एनसीईआरटी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना, वह आपके मुख्य के अंदर, मैं हमेशा कहता हूं मेंस को टारगेट करो, प्रीलिम्स निकलेगा, है ना, क्योंकि कई प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं आपको कि सिंगल लाइनर्स पढ़ा अब सब फेल हो गए। अब इस बार का प्रीलिम्स देखा आपने, व्हाट इज हैपनिंग कि सर सिंगल लाइनर्स का जो ज्ञान है वह प्रारंभिक परीक्षा में एक वक्त तक उपयोगी था, और अभी आपके पास में क्रिटिकल नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास में समग्र नॉलेज नहीं है, इंक्लूसिव नॉलेज नहीं है, तो फेल है, अटरली फेल है वो, राइट। सो इस बार मुख्य परीक्षा के अंतर्गत और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत यूपीएससी ने कहीं न कहीं बता दिया कि भैया जर्नी इतनी आसान नहीं रहने वाली है, कुछ बदलाव लाए जा रहे हैं, जो रट्टू तोते हैं बाहर हो जाएंगे, और जो ढंग से मेंस को हिट करेंगे, कंसेप्ट को हिट करेंगे, वह शाइन कर जाएंगे। क्या यह असंभव है? नहीं सर, पर क्या इसमें जतन, डिसिप्लिन लगने वाला है? जी हां सर। अतएव हमें भी बेसिकली आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना है। समुद्री धाराओं के बारे में बात की जा रही है, को प्रभावित करने वाली शक्ति कौन सी होती है? समुद्री धारा को प्रभावित कौन करता है? तो समुद्री धारा को प्रभावित करता है आपके पास में कहीं न कहीं गुरुत्वाकर्षण बल कर सकता है, कहीं न कहीं सूर्य का तापमान कर सकता है आपके पास में, और वाष्पीकरण के कारण लवणता कर सकती है आपके पास में। देयर आर प्लेंटीफुल फैक्टर। और क्या प्रभावित कर सकता है कि सर यहाँ पे महाद्वीप जो होता है, किस तरीके से उनकी जो स्ट्रक्चर है, टोपोग्राफी है, वह भी कहीं न कहीं आपके पास में, क्योंकि महाद्वीपों के समानांतर भी तो कहीं न कहीं क्या चलती है, जलधाराएं चलती है, वो भी प्रभावित करती है। कहां लिखा है? एनसीईआरटीज में लिखा है। और विश्व के मत्स्य उद्योग केंद्रों की बात करना, जहां पे ठंडी जलधारा गर्म जलधारा से मिलती है, उनकी बात करना है, ठीक है ना। चाहे आपके पास में आप एटलांटिक्स की बात कर लो, चाहे आप जापान के पास की बात कर लो, कहीं भी ठंडी जलधारा गर्म जलधारा से मिलेगी, वहां वहां मत्स्य केंद्र बनने वाले। पूरा का पूरा ये 15 नंबर का क्वेश्चन आप देखने की कोशिश करेंगे, एनसीईआरटी से सॉल्व हो रहा है। 250 वर्ड्स का मतलब हो गया आपके पास में 25 से 30 लाइन। 25 से 30 लाइन मतलब अगर 15 लाइन भी देखे तो 2 पेज में ये आंसर आएगा, एक डायग्राम और 5 पैराग्राफ के अंदर बहुत अच्छे से लिख पाएंगे आप इसको। रबड़ उत्पादक देशों के वितरण का वर्णन करना है, और उनके द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख पर्यावरण मुद्दों को इंगित करना है कि सर रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन सी है। सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, मतलब आपको मैप बता के बताना होगा किस रीजन में, किस कॉन्टिनेंट में कहां क्या है। और इसका मतलब क्या हुआ आपको कि सर इंडिया मैप ही नहीं, आपको वर्ल्ड मैप में भी महारत हासिल करनी है। कौन सिखाएगा आपको? हम सिखाएंगे आपको। इंडिया मैप एग्जैक्टली कैसे ड्रॉ करना है, वर्ल्ड मैप एग्जैक्टली कैसे ड्रॉ करना है, दैट टू इन लेस देन 30 सेकेंड, इन लेस देन 30 सेकेंड, राइट, इस सेशन के अंदर। मतलब ऐसा नहीं कि हम खाली जिगजैग खुद ड्रॉ कर लेंगे, बच्चे को भी तो सीखना चाहिए, क्योंकि अंततः आपका यह क्लास, यह वीडियो, यह नोट्स, ये पीडीएफ सर धरे रह जाएंगे, एग्जाम हॉल में जाएगा आपका दिमाग और आपकी कलम।
ट्रेन उसे करना है हम बेसिकली यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कहीं दिल्ली या इलाहाबाद की तरफ या लखनऊ की तरफ जब कूच किए चलते हैं पटना की तरफ, हम एक ही चीज सोचते हैं, नोट्स बनाएंगे, क्लास में पढ़ेंगे, टीचर के फैन हो जाएंगे। पर सोचिए, क्या वह नोटबुक, क्या वह श्रेष्ठतम टीचर जो हैं, क्या वह आपके एग्जाम हॉल में जाकर के आपकी हाथ पकड़ के आपसे बेसिकली लिखवाएंगे? नहीं, आपको ट्रेन करना होगा आपकी मेमोरी को, आपकी स्किल्स को अभी से ही दोस्तों, राइट। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जल संधि व स्थल संधि का महत्व का उल्लेख कीजिए। मतलब पूरी दुनिया में कई जगह पे स्ट्रेट्स हैं और स्थूमस पाए जाते हैं। अब स्ट्रेट्स क्या है, स्थूमस का है, कहां लिखा हुआ है? सर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एग्जांपल्स देके बताइए, वो आपको यहां पे कई जगह पे, चाहे आपके पास में एशिया अफ्रीका के बीच में हो आपके पास में, और चाहे आपके पास में नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका की यहाँ पे बीच में बात की जा रही हो, इस्तुमस वगैरह की बात की जा रही हो, तो प्लेंटी ऑफ देम आर देयर। और यहाँ पे जो 15 वर्ड्स का 15 मार्क्स का 250 वर्ड्स का ये क्वेश्चन है, 2 पेज का है, तो कुछ आप 2-3 डायग्राम बनाएंगे और उनका प्रॉपर सामरिक स्ट्रेटेजिक तरीके से ज्योग्राफिकल एरिया से अगर आप उसको डिस्क्राइब कर देंगे, तो कहीं ना कहीं क्या यहाँ पे आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सर। अब स्टूडेंट्स ने सोचा सर वर्ल्ड ज्योग्राफी से तो क्या ही पूछ लेंगे, सिंगल लाइनर्स पढ़ के गए थे। क्या पढ़ के गए थे? 1 लाइनर्स। और 2022 की मुख्य परीक्षा में लाला जी जो गिरे धड़ाम, है ना। क्यों? क्योंकि अब उनको तो खाली वहां पे यही पता है, एक इस्तुमस, 2 इस्तुमस के नाम लिखा दिए, उसके आसपास का क्षेत्र बता दिया। अब ये पूछा क्या कि व्यापार के दृष्टिकोण से महत्व बताइए, मतलब ज्योग्राफी को इकोनॉमी से जोड़ दिया, मतलब इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्वेश्चंस दे दिया आपके पास में, आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी को इकोनॉमिक ज्योग्राफी से कनेक्ट कर लिया। मतलब यूपीएससी नोज नो बाउंडेशन, इट वांट टू सी हाउ क्रिएटिव यू आर। आप किस तरीके से इकोनॉमी को ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी को सोसाइटी से, सोसाइटी को बेसिकली जो है वापस किसी और अन्य विषय पॉलिटी से कनेक्ट कर पाएंगे। सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, हर चीज अपने आप में जो है अंतर संबंधित है, और आप उस अंतर संबंध को क्रिटिकली और क्रिएटिवली अगर स्टैब्लिश कर पा रहे हैं सृजनात्मक दृष्टिकोण से, एक डिलाइटफुल वे के अंदर, तो यह आपके सोचने की और लिखने की बुद्धि से ही संभव हो पाएगा। तो आपको कहीं न कहीं अपनी लेखन कला, आपको कहीं न कहीं अपने सोचने की क्षमता को विकसित करना होगा। यहां पे एनसीईआरटी मार्क पढ़ लेना, हम जब स्कूल लेवल पे पढ़ लेते थे, है ना, वह नहीं है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रू, है ना, खाली उठा करके किताब पढ़ नहीं लेना है क्लास के अंदर। यहां इस क्लास का लक्ष्य यह है कि आप अपने बेस्ट वर्जन से मिले, यू मीट द बेस्ट वर्जन ऑफ यू, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सोप मंडल एक महत्वपूर्ण परत है, मौसम की प्रक्रियाओं को यह निर्धारित करता है। अब इसने ये पहला तो वक्तव्य दिया है, मतलब इसने कुछ पूछा नहीं है आपसे, क्या सोप मंडल महत्वपूर्ण है, क्या मौसमी क्रियाएं प्रक्रियाएं यहां होती है, इसने ये नहीं पूछा, इसने स्टेटमेंट दिया कि इतना तो है। अब इसका जो क्वेश्चन है वो है ये हाउ, कैसे। क्वेश्चन क्या है? ट्रोपोस्फेयर बहुत ही एटमॉस्फेरिक इंपॉर्टेंट लेयर है, वेदर प्रोसेस को डिटरमाइन करती है। क्वेश्चन इज ओनली हाउ, कैसे करती है। अब तुमने सबने बेसिकली पढ़ा है ट्रोपोस्फेयर जो है अर्थ सरफेस से 18 किलोमीटर तक है, 13 किलोमीटर एवरेज हाइट है, इक्वेटर पे ज्यादा फैला हुआ है, पोल्स पे कम फैला हुआ है? यहाँ पे बेसिकली वेदर फिनोमिनन ज्यादा होते हैं, क्लाउड होती है, वाटर वेपर होती है, यहाँ पे हीट ज्यादा पाई जाती है, टेम्परेचर ज्यादा पाया जाता है, फला 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 काफी सारी चीजें। अब ये तुमसे ये पूछ रहा है कैसे। तुम्हारा सारा का सारा नॉलेज जो तुमने अत्र तत्र सर्वत्र जगह से उठाया, उसने 2 लाइंस में लिख डाला कि तुम ज्यादा से ज्यादा लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी 4-5 चीजें लिख दोगे, तुम ज्यादा से ज्यादा मौसमी प्रक्रियाओं को बता दोगे यहाँ पे। हाँ, इसने पहले लिख दिया कि जैसे जस्ट जितना तुमको पता है मेरे मित्र उतना तो हमें पता है, अब बताओ ये क्यों होता है। मतलब इट इज नॉट अबाउट द फैक्ट, रेदर इट इज अबाउट द प्रोसेस बिहाइंड द फैक्ट, है ना। ये महत्वपूर्ण है, यहां मौसमी निर्धारण करने वाली प्रक्रियाएं घटित होती हैं, पर कैसे होती हैं, कैसे ये महत्वपूर्ण है, यू आर सपोज टू टेल दैट, यू आर सपोज टू टेल दैट। यह सबसे महत्वपूर्ण होता है, आपका वाई क्लियर होना। तो क्यों मैं बेसिकली एनसीईआरटी का चैप्टर 1 शुरू नहीं कर देता हूं शुरुआत से ही, और क्यों आपके शुरुआती 10-20-30 मिनट में आपके इसकी तरफ लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि हर बच्चे का बचपन जिस तरीके से महत्वपूर्ण होता है, मैं मानता हूं उसी तरीके से अभी आपकी ज्योग्राफी के अंदर भी एक गीली मिट्टी है, और इस गीली मिट्टी को सांचे में ढालना जरूरी है, और वो सांचा यूपीएससी का होना चाहिए, वो ना मेरा हो ना तुम्हारा हो, राइट। मैं तो इसकी बात कर रहा हूं। क्या ये कुछ गलत है? क्या इसमें कुछ गलत है? इसमें कुछ गलत नहीं है सर। अब आपको पता चला होगा, क्या एनसीईआरटीज कुछ तो बताएगी, कुछ तो बताएगी, कुछ तो बताएगी, पर सब कुछ नहीं बताएगी। हाँ,
एनसीईआरटी जल संधि स्थल संधि बताएगी, पर इसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कैसे यूजेज नहीं बताएगी। तो वो सारी चीजें कौन कर पाएगा, कैसे कर पाएगा? यही कहीं ना कहीं मेंटोर्स का और करंट अफेयर्स की उपयोगिता बढ़ जाती है दोस्तों। सो दिल हारना नहीं है कि सर इतने प्रभावी प्रश्न और बहुत ही क्रिएटिवली बनाए हुए प्रश्न है, क्या हम नहीं कर पाएंगे? तुम कर पाओगे। मैं आपको बेसिकली गारंटी के साथ देता हूं, ये सारा एक वक्तव्य दे रहा हूं ऑफिशियली चैनल के ऊपर, कि अगर आप तल्लीनता से पूरे रेफरेंस बुक्स और एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें, करंट अफेयर को पढ़ें और उत्तर लेखन को शुरुआत से ही कहीं के सिंसियरिटी के साथ लेके चलें कि खाली चीजों को पढ़ना ही नहीं, लिखना भी है। बचपन में बड़े बुजुर्ग पूछते थे ना हमको, भाई पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है तुम्हारी? ये खाली इतना पूछते थे, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी। आजकल पूछते पढ़ाई कैसी चल रही है, ये गलत है। लिखाई भी होनी चाहिए साथ में, क्योंकि यूपीएससी कह रहा है तुम पढ़े हो, लिख के बताओ तो मानो। यूपीएससी इज स्टिल ओल्ड स्कूल, ठीक है। सो यूपीएससी प्रीलिम्स का जो पाठ्यक्रम है, कहने के नाम पे बेसिकली अगर मैं बताऊं, आपके पास में भारत और विश्व का भूगोल है ना, और यहां पे भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, यह तीन चीजें आपको पढ़नी है। सीधी सीधी सी बात कह दी, मतलब तीन ही टॉपिक है, सिर्फ तीन टॉपिक, और कहीं न कहीं तुम्हारी फतह हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि पाठ्यक्रम में केवल एक ही पंक्ति का उल्लेख है। अब इस पंक्ति को अगर जिसने सॉल्व कर दिया, मानो आधा समर, आधा युद्ध, आधी जर्नी वो ट्रैवल कर गया, वह जीत गया। तो भारतीय भूगोल जो है, पहले तो इसको समझो, भारत के और फिर विश्व के दृष्टिकोण से भी समझेंगे। तो भारत का भूगोल है, कुछ भारत की मूल बातें पूछ ली जाएगी आपके पास में, ठीक है ना। अक्षांश, देशांतर, स्थान, क्षेत्र, पड़ोसी कौन है, जल डमरू मध्य कहां बन रहे हैं हमारे, किस राज्य की कहां स्थिति है हमारे पास में, कहां किससे बॉर्डर लगती है, उस बॉर्डर का क्या नाम है, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के वाले कौन से राज्य हैं, कौन से राज्य है जो हैं। अच्छा, इसके पश्चात क्या हो सकता है आपके पास में, कुछ भौतिक विशेषता है भारत की। क्या भौतिक विशेषता हो सकती है? गोज विदाउट सेइंग हिमालय। तो किस तरीके से इसका गठन हुआ, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, जैव विविधता और भौगोलिक विभाजन, प्रमुख दर्रे कौन से हैं, और उसका महत्व क्या हो सकता है। मतलब हिमालय से रिलेटेड तमाम जो डायमेंशंस हम सोच सकते हैं, यूपीएससी पूछ सकता है। यू कैन थिंक ऑफ इट, यूपीएससी कैन आस्क इट इन अ वेरी सटल वे, इन अ जनरल वे। महान उत्तर भारतीय मैदान, द ग्रेट इंडियन प्लेन्स जो हैं कैसे बने, उनका भौगोलिक विभाजन क्या, वहां कैसा क्लाइमेट, जलवायु, कहां से कैसी वेजिटेशन, वनस्पति, कैसी सॉइल, मिट्टी है, कैसी बायोडायवर्सिटी है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, राइट। आप देख पा रहे हैं। फिर प्रायद्वीपीय पठार, इंडिया का जो साउथ इंडियन रीजन है, जो यहाँ पे कहीं न कहीं हमारा जो यह पेनिनसुलर रीजन, इस पेनिनसुलर रीजन की इसकी संरचना, इसकी उच्च भूमि है, इसके हाईलैंड्स, इसका साउथ का डेक्कन का प्लेट्यू, इसके वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, राजस्थान, मतलब आपके भारतीय रेगिस्तान के ऊपर, रेगिस्तान दो है इंडिया के अंदर, एक लद्दाख कोल्ड है और राजस्थान हॉट डेजर्ट है, थार वाला। कोस्टल एरिया और आइलैंड्स के ऊपर, मतलब इंडिया ज्योग्राफी, मतलब ये सारे टॉपिक्स यूपीएससी के सिलेबस के अंदर। क्या इसके अलावा भी है इंडियन ज्योग्राफी में? जी हाँ। क्या रिवर्स आती है हमारे पास में? कुछ रिवर्स हिमालय से, तो कुछ पेनिनसुलर प्रायद्वीप से निकलती हैं, तो उन रिवर्स की रिवर वैलीज भी, क्या रिवर वैलीज पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उन रिवर वैलीज के डेवलपमेंट के ऊपर, उनके प्लानिंग के ऊपर, क्या इकोनॉमिक ज्योग्राफी से कनेक्ट किया जा सकता है। क्या कुछ जल विद्युत परियोजनाएं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं, क्या डैम्स के बारे में पूछा गया है। जी हाँ, मतलब यहां पे जो मैं टॉपिक समरी दे रहा हूं, इसको तुम लिख लो, क्योंकि जो प्री का और मेंस का जो सिलेबस है ना ज्योग्राफी का, किसका, भूगोल का, वह सब इन टॉपिक्स के अंदर है। यानी इन सभी टॉपिक्स को तुमने पढ़ डाला तो लाइफ झेंगा लाला, लाइफ में, ज्योग्राफी में, यूपीएससी में इससे बाहर अगले 2-3 वर्षों के अंदर तो नहीं आएगा। यह मैं आपको कह सकता हूं कि 80-90% आपको इसी से सारे प्रश्न मिलेंगे। मतलब इन टॉपिक्स को लिस्ट बना लो कि सर मुझे इन टॉपिक्स पे सब एक छोटे छोटे पूरा एक तरीके से टॉपिक लिस्ट दे दिया। अब इस टॉपिक लिस्ट को अगर तुमने कर दिया तो उससे बाहर नहीं जाए। टॉपिक लिस्ट क्या आप कराएंगे सर? हाँ, किस तरीके से कराएंगे? पुस्तकवार। हम आपको बुक के रेफरेंस से कंप्लीट कराते चलेंगे। अभी हम जैसे कि आपकी 11वीं की एनसीईआरटी साथ में लेते हुए चल रहे हैं, चलिए इसकी लिस्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। क्या जलवायु पे प्रश्न आएंगे आपके पास में? हाँ, है ना। जैसे मॉनसून, है ना, किस तरीके से जो है आपके पास में मॉनसून को ड्राइविंग सिस्टम क्या है, व्हाट ड्राइव्स द मॉनसून, किस तरीके से मॉनसून की परिघटना चलती है, एल नीनो क्या है, ला नीना क्या है, इंडियन ओशन डाइपोल क्या है, एनसो क्या है, क्या प्रश्न आते हैं। जी हाँ, मौसम के रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं, चक्रवात से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्या हमारे भारत की इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी पूछी थी, याद करो, इंडिया का आर्थिक भूगोल, तो क्या यहाँ के खनिज पूछे जाएंगे। क्या यहाँ के खनिज का मतलब हुआ कि यहाँ कौन से प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं।
खनिज के रूप में पाए जाएंगे। जी हाँ सर, वे उन खनिजों का दहन प्रयोग करते हुए उनकी उपयोगिता सिद्ध करते हुए हम कौन से उद्योग बेसिकली स्थापित करते हैं। उन उद्योगों की प्रकृति क्या है, उनके कारक क्या है, क्या वह जहां खनिज या रॉ मटेरियल कच्चा माल जहां मिल रहा है उसके आसपास वह उद्योग है, या उससे कहीं सुदूर स्थित है, अगर वह पास है तो उसके कारक क्या है, अगर वह दूर है तो उसके कारक क्या है, अगर उसकी स्थिति या उसके लोकेशन में कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है कि सर वो साउथ इंडिया से सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल से नॉर्थ इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है उसका प्रोडक्शन बेल्ट, तो उन उद्योगों के कहीं न कहीं बदलती हुई परिस्थितियों के ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं। सो यहां कौन सी औद्योगिक नीतियां हैं जो प्लेसेस इन द न्यूज हैं और इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। कृषि आपके पास में यूपीएससी का बहुत बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, और मैं कह देता हूं यह सबसे ज्यादा हाईली इग्नोर्ड भी है बाय मैनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स एंड बाय मैनी मोर ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि जब बताने वाले ही ज्योग्राफी को या फिर आपके पास में जो एग्रीकल्चर वाला, कृषि वाला जो पार्ट है उसको हल्के में बता देंगे तो बच्चे भी हल्के में लेंगे। आप मेरे को बताओ जाकर के बनोगे क्या? ये लक्ष्य है हमारा, या तो पीसीएस या आईएएस, राइट, ये लक्ष्य है। अच्छा, ये बंदा किसके टच में रहता है? ये क्या सीधा अंबानी के टच में रहेगा, अडानी के टच में रहेगा? ये रहेगा आम भारतीय के टच में। रीजन क्या है? सुशासन के थ्रू वहां पे अच्छा प्रशासन चला है, उनका जीवन बेहतरीन करे और भारत को एक प्रभावी दृष्टिकोण से जो है आर्थिक शक्ति के रूप में, प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो है क्या बेहतर कर सकता है ग्रास रूट लेवल पे? किससे टच में रहेगा? किसानों से। भारत क्या है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, तो कृषि करता कौन है? किसान करता है। क्या किसानों से ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोज बेरोज हर रोज टच में 24/7? यस। सो जो जर्नी पे आप जाना चाह रहे हैं, आई थिंक उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं ये है, क्या आप कोई सोसाइटी का आंसर में इसको यूज कर सकते हैं? क्या आप ज्योग्राफी के लिए तो सीधा सिलेबस का ही पार्ट है ये? यस, इट कैन बी डन। सो कृषि है, भूमि उपयोग है, कृषि पद्धतियों के प्रकार है, हरित क्रांति, मिट्टी, फसलें, सिंचाई, भूमि सुधार, पशुपालन, सरकारी योजनाएं, अन्य सारी चीजें जो ज्योग्राफी और इकोनॉमी के दृष्टिकोण से आती हैं, पूछी गई हैं प्री और मेंस में, आपको भी अच्छे से पढ़ना है और हम पढ़ाएंगे उसको आपको। प्राकृतिक और वनस्पतिक और जीव के दृष्टिकोण से देखें तो किस तरीके से यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति का वर्गीकरण हो सकता है आपके पास में, भारत में वर्षा का वितरण किस तरीके से होता है ना, हमारे बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, राष्ट्रीय उद्यान क्या है ना, इसके ऊपर प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके पास में। कौन कौन से आपके पास में सूचीबद्ध आपके पास में जो है प्रजातियां भारत के अंतर्गत मिलती है, मतलब जो स्पेसीज इंडिया में मिलती हैं, एंडेंजर्ड है, आईयूसीएन वगैरह की, उनके बारे में हम पढ़ सकते। फिर सर आर्थिक बुनियादी ढांचा जो है वो कहीं कहीं इंडिया के बारे में, मतलब इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत ही आएगा। परिवहन, राजमार्ग, अंतर्देशीय जलमार्ग। आप कहोगे सर ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, हाँ, पर इकोनॉमी से भी कहीं ना कहीं ज्यादा ये ज्योग्राफी में रेलेवेंस रखेगा आपके पास में, जैसे विद्युत है, ऊर्जा क्षेत्र है, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने इसको ज्योग्राफी से समझ लिया तो फिर वो चाहे इकोनॉमी में रीअपियर हो या करंट अफेयर में रीअपियर हो, ऐसे कर जाओगे आप उसको। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत व गैर पारंपरिक संस्थागत स्रोत, है ना, तो सर एक तो कन्वेंशनल सोर्स है आपके पास में जो कहीं न कहीं लिमिटेड है, सीमित है, भविष्य में उनका दहन जारी रहा तो वो खत्म हो जाएंगे, और एक है सर आपके पास में गैर परंपरागत, नॉन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल जिसको कह सकते हैं, है ना, जो कहीं कहीं सोलर एनर्जी जिसको कह रहे हैं, विंड एनर्जी जिसको हम कहते जा रहे हैं, राइट, ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए हम क्या करें। फिर सर सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं कहूं मुख्य परीक्षा ऐसे और इंटरव्यू के दृष्टिकोण से तो मानव भूगोल है सर। जनसांख्यिकी क्या है सर, आपके डेमोग्राफिक्स क्या है सर आपके पास में, जो सेंसस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन आती है, किस तरीके से आप अपने ज्योग्राफी के आंसर्स में उसको यूज कर सकते हैं। और यहां से एक प्रश्न मुख्य के अंतर्गत और एसएस के अंतर्गत जरूर पूछा जाता है दोस्तों, राइट। फिर है सर आपका इंडिया के बाद में है वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का मतलब हो गया सर सबसे पहले तो आपके पास में प्राकृतिक क्षेत्र पूछे जाएंगे। फिर है सर विकसित देशों के क्षेत्रीय भूगोल, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी ज्योग्राफी। फिर है सर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी ज्योग्राफी, और स्पेसिफिकली जो साउथ एशिया के कंट्रीज हैं उनकी जो है ज्योग्राफी, उनका जो है भूगोल आपको पूछा जाएगा, है ना। तो यह है आपके पास में एक वृहद वितरण रहा है इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी का। और भौतिक भूगोल के अंदर अगर मैं आऊं फिजिकल के अंतर्गत, है ना, फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत अगर यहां पे पढ़ेंगे तो भू आकृति विज्ञान जिसको हम लोग कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, स्थलाकृतियां कौन सी है, कहां पठार है, कहां पहाड़ है, कहां मैदान है, कहां घाटियां हैं, और कहां कौन सी स्ट्रक्चर कैसे बनी, क्या स्ट्रक्चर है, वर्तमान परिस्थिति क्या है, क्या महत्व हो सकता है, इन सभी चीजों को इसमें पढ़ा जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर उसके आंतरिक संरचना से लेकर, चट्टानों से लेकर के फोल्डिंग फॉल्टिंग से लेकर, ज्वालामुखी और भूकंप जैसी परिघटनाएं से लेकर, पृथ्वी के आंतरिक भाग से लेकर, अपक्षय, इरोजन, वेदरिंग से रिलेटेड,
नदियों से लेके ग्लेशियर से लेकर के भू आकृति लैंडफॉर्म से रिलेटेड सारे के सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, उसका अध्ययन अध्यापन जारी रहेगा। जलवायु से रिलेटेड आपके पास में वातावरण क्या है, एटमॉस्फेयर है ना, टेम्परेचर के बारे में, हमारे प्रेशर बेल्ट, दाब पेटियां क्या होती हैं, पवन प्रणालियां क्या आती है, जियोस्ट्रॉफिक विंड सिस्टम क्या होता है, बादल कैसे बनते हैं, वर्षा के क्या प्रकार होते हैं, चक्रवात क्या होता है, प्रति चक्रवात क्या होता है, साइक्लोन एंटी साइक्लोन क्या है, जलवायु क्लाइमेट के किस तरीके से क्लासिफिकेशन है, किस तरीके से अलग अलग प्रकार की जलवायु है भारत में, या तत्पश्चात अगर मैं कहूं तो विश्व में कौन कौन से प्रकार की जलवायु कहां कहां पाई जाती है। यस, ये प्रश्न पूछे गए हैं गत वर्ष के अंतर्गत। फिर है ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान जिसको, या समुद्र भौगोलिक विज्ञान जिसको कहूं कि सर समुद्र के अंतर्गत कौन कौन से स्थल आकृतियां आपके पास में पाई जाती हैं, है ना। तो ओशन रिलीफ स्ट्रक्चर है, यहां पे टेम्परेचर और सैलिनिटी का क्या योगदान है, महासागरीय निक्षेप क्या हो सकता है आपके पास में, और सागरों की लहरों के बारे में, मतलब सर यहाँ पे टाइड्स और वेव्स हमको पढ़ने होंगे, एल नीनो ला नीना मॉनसून से रिलेटेड जो हैं आपके पास में वेव्स और टाइड्स के बारे में भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। फिर सर कहीं ना कहीं बायोजियोग्राफी है आपके पास में। बायोजियोग्राफी का क्या मतलब हो गया सर आपके पास में, सर लाइफ और फिजिकल ज्योग्राफी, जहां भौतिक भूगोल और जैव भूगोल दोनों साथ में आते हैं, है ना। जैसे आपके पास में सॉइल से रिलेटेड, मिट्टी से रिलेटेड, उसकी ओरिजिन कैसे हुई, कौन कौन से मुख्य बायोम हैं, हमारी जो है इकोसिस्टम क्या है, हमारा फूड चेन क्या है आपके पास में, हमारे एनवायरनमेंट का क्या डिग्रेडेशन हो सकता है, किस तरीके से उसका संरक्षण कर सकते हैं, यह भी प्रश्न गत वर्ष में पूछे गए हैं। तो मनुष्य का आपके पास में भूगोल से क्या संबंध हो सकता है ना, विकासित, नियतिवाद, संभावनावाद आपके पास में, तो पर्यावरण, ह्यूमन और नेचर का कहीं कहीं बहुत ही एक इनसेपरेबल कनेक्शन है। मानव का प्रकृति से बेसिकली दोस्तों कहा जाए तो दोस्तों, जब से मानव एक प्रजाति के रूप से इस पृथ्वी के ऊपर विकसित हुआ है, तब से लेके इस वर्तमान 2023, 24, 25 वर्ष तक बेसिकली कंटिन्यूअसली एक भी मोमेंट ऐसा नहीं रहा है कि हम प्रकृति से दूर हो। क्या हम प्रकृति से दूर हो सकते हैं? क्या हम पृथ्वी से दूर हो सकते हैं? क्या हम पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को पृथ्वी से दूर कर सकते हैं? क्या वातावरण को दूर कर सकते हैं? नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारा भूगोल, हमारा क्लाइमेट, हमारी जलवायु, हमारी नियति को, हमारी डेस्टिनी को सर्व करती है। क्या संभावनाएं हैं उसके ऊपर? तो कई अवधारणाएं हैं जो भूगोल में आपको पढ़नी रहेगी, कई थ्योरीज हैं, उनको हम पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। फिर जनसंख्या, जनजातीय और प्रवासन के बारे में भी कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आर्थिक गतिविधियां जैसे कृषि, विनिर्माण, उद्योग और टर्शरी सेक्टर्स के ऊपर हम पढ़ने की कोशिश करें। बस्तियां और शहरीकरण, कस्बों का कार्यात्मक वर्गीकरण और मिलियन जो शहर है आपके पास में और मेगा सिटीज, इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। मगर अगर आपने ये टॉपिक्स लिख दिए तो ये टॉपिक सफिशिएंट है आपके पास में। दीज आर द मोस्ट सफिशिएंट टॉपिक्स जो आप लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखा है तो इस वीडियो को पॉज करते रहिए और एक एक टॉपिक को लिस्ट बना लीजिए, एक बड़ा सा चार्ट बनाइए ज्योग्राफी, और उस चार्ट के ऊपर लिख दीजिए कि ये टॉपिक्स जो हैं मेरे को खत्म करने हैं। उसमें यह क्लासेस आपको मदद करें। यह क्लासेस का लक्ष्य क्या है? उन टॉपिक्स को, क्या हम एक एक करके टॉपिक खत्म करेंगे? नहीं सर, हम एक एक करके किताबें खत्म करेंगे। उन किताबों के जरिए आपको पता चलने लगेगा कि इंडियन और फिजिकल और इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी के टॉपिक्स कंप्लीट होते जा रहे हैं प्री और मेंस के दृष्टिकोण से। ठीक है। सो अगर प्री की बात करूं, 2016 में 14 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी से। धीरे धीरे एक डिप भी रहा है दोस्तों आपके पास में, है ना, पर अचानक से एक शार्प इंक्रीज देखने को मिला है 2023 के अंदर। 2023 के अंदर लगभग आपके पास में कितने क्वेश्चन है दोस्तों 2023 में? अराउंड 20 क्वेश्चन। कितने दोस्तों? अराउंड 20 क्वेश्चन जो हैं आपके पास में देखने को मिले। मतलब सोचो सर, 100 में से अगर 20 नंबर की ज्योग्राफी आ रही है, 20% महत्व रख रही है, यहाँ पे 20% महत्व रख रही है आपके पास में। और सर आपके पास में ये कहा जा रहा है कि अगर आपके 50 से 60 प्रश्न भी सकारात्मक दृष्टिकोण से कंप्लीट हो जाए और नेगेटिव मार्किंग के ऊपर थोड़ी लगाम लगाई जाए तो आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। तो क्या हम ज्योग्राफी को तकनीकी सब्जेक्ट होते हुए भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना सकते हैं? क्या इसका महत्व आपको समझ में आ गया? और इसका महत्व में किस तरीके से बेसिकली प्रीलिम्स के अंतर्गत, मेंस के अंतर्गत क्या सिलेबस है इसका, वो समझ में आ चुका है अब आपको। ठीक है ना। क्या सर हमारे मुख्य परीक्षा में 2022 में 2025 में से 100 नंबर क्या थे? हाँ? उस 100 में से 10-10 नंबर के 4 प्रश्न थे, 15-15 नंबर के 4 प्रश्न थे, तो 60 और 40, है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो ये सारा विवरण आपके सामने रख करके मैंने कोशिश की है कि ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है, आपको एज अ सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है, इसकी कहीं की एक इंपॉर्टेंस आपको नॉलेज में रहे। अच्छा, अब यहां पे यह एक बुक है, आप इस बुक को बेसिकली समरी के रूप में देख सकते हैं, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो कहीं कहीं हम फिजिकल ज्योग्राफी को यहां पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सर वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी, भारत और विश्व का भूगोल क्यों नहीं सीधा पढ़ा देते आप? देखिए,
कोई भी इंग्लिश का टीचर आपको इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता, वो ऐसे राइटिंग हो, चाहे आपके पास में कोई एक सेंटेंस नहीं लिखा जा सकता विदाउट नॉलेज ऑफ अल्फाबेट्स। तो फिजिकल ज्योग्राफी की, भौतिक भूगोल की यह पुस्तक जो है 11वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में जो है एनसीईआरटीज के अंतर्गत, सबसे पहले हम सभी को एज अ स्टूडेंट एंड एज अ टीचर, एज अ मेंटर एंड अ प्लेटफॉर्म, वी शुड गिव द ऑल द कॉपीराइट थैंक्स एंड क्रेडिट्स टू द एनसीईआरटी पब्लिकेशन, राइट। तो आपके पास में एनसीईआरटीज को बेसिकली हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, क्रेडिट दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेफरेंस बुक है, आपको इसको पढ़ना चाहिए दोस्तों। इसी को हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे आपको यहाँ पे एक हम्बल कैपेसिटी के अंतर्गत, एजुकेशन पर्पसेस के लिए। किसके लिए दोस्तों? एजुकेशन पर्पसेस के लिए, बोनाफाइड इंटेंशन के साथ में। और यहाँ पे भूगोल एक विषय के रूप में हम इसके अध्ययन अध्यापन को आगे बढ़ाते हैं। पहला यूनिट जो है आपके पास में भूगोल एक विषय के रूप में, तो आई गेस इस चैप्टर की उपयोगिता, महत्वता आपको यहाँ पे समझ में आ चुकी है कि क्यों हमको भूगोल, क्यों हमको ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना बेहद ही जरूरी है। व्हाई इट इज मोर नीडेड। चलो आइए शुरू करते हैं। यू कैन ऑलवेज रीच आउट इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट कर सकते हैं। और जब ये वीडियो आपका प्रीमियर होगा, आई विल डेफिनेटली बी वाचिंग योर कमेंट्स ऑल्सो। और आप कमेंट बॉटम सेक्शन में भी आपके कोई भी डाउट रहते हैं वो भी पूछ पाएंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगर मैं कहूं आपके पास में, तो भारतीय भूगोल की अगर मैं बात करूं, तो हमारा जीवन जो है यह हमारे परिवेश के बारे में कई तरीके से जो है ज्योग्राफी के कारण प्रभावित होता है कि नहीं होता है। जैसे कपड़े पहनते हैं हम, जैसे अभी मेरे को यहाँ पे आसपास में ज्यादा ठंड नहीं लग रही है ना, टाइम क्या चल रहा है सर, मई जून जुलाई, गर्मी का टाइम है, ओके फाइन, वी कैन वियर अ टी शर्ट। बट ये कहिए अगर क्लास में दिसंबर जनवरी में ले रहा होता तो आई विल वियर अ स्वेटर और अ जैकेट, राइट और रॉन्ग। मतलब कहीं ना कहीं हमारे जीवन पे, हमारे परिवेश पे, हमारे एटमॉस्फेयर पे ज्योग्राफी का, भूगोल का बहुत प्रभाव है। तो पृथ्वी की सतह से उपलब्ध संसाधनों पर हम निर्भर रहते हैं कई बार, राइट और रॉन्ग। अभी बेसिकली है हम सारा ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट और ग्रोफर्स और ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, संचार की व्यवस्था संभव हुई। पहले कहां थी ये यातायात की व्यवस्था? पहले सारे के सारे लोग कहां बसते थे? जहां खेती संभव हो, जहां जल प्राप्त किया जा सके, जहां प्राकृतिक संसाधन मिल सके। मतलब लिटरली जो मानव सभ्यताएं जो हैं, जो सिविलाइजेशंस जो हैं, वो कहां देखने को मिले? नदियों के किनारों पे, उन संसाधनों के इर्द गिर्द। जल सबसे महत्वपूर्ण संसाधन। अतएव आप देख पाते हैं कि सर भूगोल के अंतर्गत ये बताया गया कि सर जहां संसाधन, वहीं पे क्या है आपके पास में, उसके ऊपर ही आसपास में मानव सभ्यताएं देखने को मिली हैं। साथ ही फसलों का चाहे पैटर्न हो, उस स्थान की जलवायु हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कहां पे बेसिकली कैसी खेती होगी, है ना। कि सर सर्दियों में बेसिकली हम क्या पाएंगे आपके पास में, कौन सी होगी, है ना, खरीफ की फसल होगी, सर्दियों के अंदर रबी की फसल होगी, है ना। गर्मियों में जैसे आपके पास में रबी की फसल है, सर्दियों के अंदर खरीफ की फसल है, गर्मियों के अंतर्गत। तो हर ऋतु के अंदर आप अलग अलग तरह की फसल पाते हैं, है ना, रबी, खरीफ, जायद एटसेट्रा। तो ये क्यों है कि सर उस वक्त की कैसी जलवायु है ना, कहां पे आपके पास में जो है चावल की खेती संभव है, कहां बाजरे की खेती संभव है, कहां गन्ना उग सकता है भारत में, और कहां पे जो है अंगूर उग सकता है, कहां पे जो है जाफरान की केसर उग सकती है। ये सारी चीजें बेसिकली किस पे डिपेंड करता है दोस्तों? जलवायु पे डिपेंड करता है। तो क्यों हमें जलवायु पढ़ना पड़ रहा है, क्यों हमें संसाधन पढ़ने पड़ रहे हैं, क्यों हमें अपने परिवेश को जानने की आवश्यकता है, यह इस चैप्टर में समझाया जा रहा है। संपूर्ण भूगर्भिक काल में हुए परिवर्तनों को यहां पे जानना जरूरी है। पृथ्वी आज से अरबों वर्ष पहले बेसिकली जो है इसका निर्माण हो चुका है दोस्तों, और उन करोड़ों वर्ष की जर्नी से लेकर के काफी समय तक बेसिकली जो है हमें नहीं पता कि अर्थ के अंदर क्या हुआ। कई सारी, जैसे आज हम एक बेसिकली जो है प्रजाति है, मानव प्रजाति, होमो सपाइंस ना, होमो सेपियंस, जो बेसिकली पृथ्वी के ऊपर आज एक डोमिनेंट स्पेसीज के रूप में फूड चेन में डोमिनेट करते हैं। पर हमारे से पहले न जाने कितनी प्रजातियां पृथ्वी पे आ चुकी है, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष तक बेसिकली वह जीवन वसन कर चुकी है और लुप्त हो चुकी है, राइट। रहा तो क्या प्रकृति, रहा तो क्या भूगोल, रहा तो क्या ये परिवेश, ये संसाधन, ये प्रकृति, राइट। तो हमें इस भूगर्भिक काल में क्या क्या परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों को किस तरीके से हम भूगोल के विज्ञान के रूप में जान सकते हैं। चाहे वो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत हो, चाहे वो जीवाश्म का स्टडीज हो, चाहे वह आपके पास में हिस्ट्रीज के रॉक साइकिल्स को समझ के हम बेसिकली पढ़ पाए। तो अर्थ की हिस्ट्री के अंदर क्या हुआ है आज से पहले, उसको भी समझना ज्योग्राफी के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमारी चाहे भूमि हो, चाहे संसाधन हो, चाहे हमारे पीपल हो, इन तीनों को ही जानना जरूरी होता है, तीनों को ही जानना जरूरी होता है। फिजिकल ज्योग्राफी,
एंड रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एंड लोगों के बारे में बात करेंगे पॉपुलेशन, है ना, मानव भूगोल का आ जाएगा आपके पास में। तो पृथ्वी की सतह का दृश्य ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। कहाँ पहाड़, कहाँ मैदान, कहाँ नदियां, कहाँ पठार, कहाँ समुद्र, कहाँ खाई, कहाँ ट्रेंचेस है। सो इन सारी चीजों को जानना आपके लिए जरूरी है। आप जब जान पाएंगे तब आप बेहतर तरीके से जो है अपने जीवन का एक नए आयाम के अंतर्गत विकास कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें संभव हैं। कब संभव हैं आपके पास में? जब आप भूगोल को एक विषय के रूप में जान। ये बताया जाता है कि आज से कई करोड़ों वर्षों पहले यहां पे अवधारणाएं दी जाती कि सर किस तरीके से पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के अंतर्गत अवधारणा के अनुसार पृथ्वी पे जितना भी भूभाग, जितने भी आपके महाद्वीप पाए जाते थे, वह इकट्ठा होकर के एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाते हैं। आपके पास में नाम दिया था पैंजिया। पैन मतलब ऑल, जिया मतलब लैंड, पैंजिया मींस ऑल द लैंड्स, ऑल द कॉन्टिनेंट, सारे महाद्वीप इकट्ठा। धीरे धीरे इसमें विभाजन होता है, वह दो भागों में विभक्त हो जाता है। वह जहां पे विभाजन होता है वहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको तैथियस सागर का नाम दिया गया। और ऊपरी वाला भाग जो है उसको हमने लॉरेंशिया, व निचले भाग को गोंडवाना लैंड नाम दिया। भारत के दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय पठार पे एक ट्राइब पाई जाती है, आपने देखी हो तो गोंड ट्राइब। कौन सी ट्राइब है आपके पास में? गोंड। और उसी गोंड ट्राइब के नाम पे ही बेसिकली यहाँ पे इसको, इस अवधारणा में, इस थ्योरी में भी नाम दक्षिणतम, मतलब इस पेंजिया के दक्षिण भाग को गोंडवाना लैंडमास नाम दिया गया। और इस गोंडवाना लैंडमास में भी आगे और विभाजन होते हैं। वे भारत जो पहले अफ्रीका मेडागास्कर के पास था, वह अपनी जर्नी जो है नॉर्थवर्ड करता है, आगे उत्तर की तरफ बढ़ते हुए आज का विश्व हमको ऐसा दिखाई देता है। तो आज जो हमारा उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका हो, चाहे हमारा यूरोप हो, चाहे एशिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे अंटार्कटिका, जितने भी सातों के सातों महाद्वीप और बाकी के सारे महासागरों की जो अवस्थिति, जो लोकेशन आज हमें दिख रही है ना दोस्तों, वह मूलतः कभी ऐसी रही नहीं है, कभी ऐसी रही नहीं है। वो लगातार परिवर्तनशील हैं। कई करोड़ों वर्ष पहले अलग थी, आने वाले समय में और भी परिवर्तित होने वाली हैं। आने वाले समय में उसमें क्या होगा? और भी कई दृष्टिगत परिवर्तन होने वाले। आई होप दिस पॉइंट मेक्स इट क्लियर, राइट? चलो, सो महाद्वीपीय विस्थापन को आपको बेसिकली समझाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्यों सर महाद्वीप, बेसिकली हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ रहे हैं कि सर जो हमारी दुनिया कैसी है, क्या वो जैसी है वैसी ही पहले भी थी, क्या वैसे ही बाद में भी रहेगी? नो सर, देयर आर प्लेंटी ऑफ द चेंजेस ऑनगोइंग। काफी सतत परिवर्तन अभी भी चल रहे हैं पृथ्वी के अंतर्गत। तो ज्योग्राफी, जब भूगोल को आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, अच्छा यह अफ्रीका कभी दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ करता था, यही अफ्रीका कभी अंटार्कटिका से भी जुड़ा हुआ करता था, है ना। इनके अंदर कहीं न कहीं प्लेट विवर्तनिकी के कारण, ड्रिफ्टिंग अपार्ट के कारण यहाँ पे ये क्या हुआ है, यहाँ पे महाद्वीपों में विस्थापन संभव हुआ है। भारत जो है ना, हम कहते हैं ना कि जो ये साउथ इंडियन वाला रीजन है, यही नॉर्थवर्ड यहाँ पे टकरा करके फिर आगे हिमालय की रचना करता है और हमें एशिया यूरेशियन प्लेट से टकरा कर इंडियन प्लेट क्या बना देती है? इंडिया का निर्माण करती है, जिस भूभाग को आज हम अपना घर कह रहे हैं, राइट। तो आज जैसा हमको हमारा देश दिख रहा है, वह देश वैसा हमेशा से नहीं रहा है दोस्तों, ठीक है ना। वह भूभाग वैसा नहीं रहा है। सतत परिवर्तन इसके अंदर, हर महाद्वीप के अंदर, हर महासागर में चलते आए हैं। और इन चेंजेस को और इन चेंजेस के महत्व को, इन कहीं न कहीं बेसिकली जो भी आपके पास में बदलाव हुए हैं और उन बदलावों के पीछे क्या विज्ञान रहा है और उनका क्या महत्व रहा है, इसको जानने के लिए बेसिकली हमें भूगोल समझना जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि मानव का कहीं न कहीं प्रकृति से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से कनेक्शन है शुरुआत से ही। जब हम बेसिकली आदिम मानव हुआ करते थे, तब से लेकर के आज जब हमें इस पृथ्वी का, पृथ्वी तक ही नहीं, पृथ्वी के बाहर स्पेस तक भी बेसिकली हमें अच्छा खासा नॉलेज है, बट आज भी हमें भूगोल का प्रॉपर एप्ट नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। जब तक हमें इसका नॉलेज जरूरी नहीं होगा, तो सोचिए जो प्रकृति, जो भूगोल कहीं न कहीं हमारे जीवन को सपोर्ट कर रहा है, हमारी लाइफ को सस्टेन कर रहा है, अगर हमने इसी के नॉलेज को बेसिकली अपना भाग नहीं बनाया, क्या आप एक अच्छे प्रशासक बन पाएंगे? सोचिए, कल आपको अपॉइंट कर दिया जाता है लद्दाख के अंदर एज ए डीएम, कल आपको जो है कहीं लक्षद्वीप में अपॉइंट कर दिया जाता है, केरला में अपॉइंट किया जाता है, आपको अंडमान में अपॉइंट किया जाता है, आपको आईएफएस ऑफिसर की तरह आपको नॉर्वे के अंदर दूतावास के अंदर बेसिकली जो है भारतीय राजदूत की तरह प्रेषित किया जाता है, या आपको प्रेषित किया जाता है इंडिया की तरफ से जो है स्पेशल ऑफिसर बना करके, जो हमारा हिमाद्री अंटार्कटिका के ऊपर मिशन चल रहा है उसकी देखरेख करने के लिए रॉक के साथ में,
है। सो उस वक्त जब तुम्हें बेसिकली पता नहीं है कि ये भूगोल क्या और कैसे काम करती है, क्या कर पाओगे उसको बताओ, राइट? आज तुम एक अच्छे आईपीएस अधिकारी हो, तुमको बोल दिया जाता है कि सऊदी अरेबिया में जाकर के एक ऑपरेशन कंडक्ट करना, विल यू बी एबल टू डू दैट? क्या आप कर पाएंगे? क्या आप सक्षम हैं वो चीज करने के लिए? तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि सर वेदर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, वहां की टेरेन सिचुएशन कैसी है, ताकि आप अच्छा निर्णय ले पाए। तो आज जो आपको हम पढ़ा रहे हैं, कल जो आपको यूपीएससी प्री और मेंस से पूछेगी, उसका कहीं न कहीं यूसेज एप्लीकेशन आप जब सर्विस में होंगे तब आने वाला है, राइट? चलिए दोस्तों, तो भूगोल एक अध्ययन और विषय के रूप में महत्वपूर्ण है, यह समझ चुके हैं, है ना? तो यहाँ पे एक ग्रीक विद्वान थे, इनका नाम था आपके पास में एरिस्थोनीस। क्या नाम था? एरिस्थोनीस। कब था उनका जीवन क्रम? लगभग आपके पास में 276 से लेकर के 196 ईसा पूर्व के करीब इनका जीवन रहा था। इन्होंने किताब लिखी थी जियोग्राफिया, नाम क्या था? जियोग्राफिया, है ना? अब ज्योग्राफी जो शब्द जो है इसी से लिया गया आपके पास में। इसमें जियो और ग्राफोस दो शब्द हैं। जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन, मतलब पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का भौतिक वर्णन, पृथ्वी के मौसम का वर्णन, पृथ्वी के भूभागों का वर्णन, प्रकृति का वर्णन, वनस्पति का वर्णन, जीवों का वर्णन, मिट्टी का वर्णन, चट्टानों का वर्णन, खनिजों का वर्णन, संसाधनों का वर्णन, नदियों का वर्णन, पठारों का, पहाड़ों का, मानवों का, हर एक चीज जो संभवतः आप सोच सकते हैं पृथ्वी पे, उसका वर्णन ज्योग्राफी का ही कहीं न कहीं मूल भाग है। तो कुछ विद्वानों ने भूगोल को एक मनुष्य के निवास स्थान के रूप में, पृथ्वी के वर्णन के रूप में परिभाषित किया कि व्हाट इज ज्योग्राफी, कि सर ज्योग्राफी इज नथिंग, कि हमारा जो लिविंग प्लेनेट है, मनुष्य कहां है, कि इस पृथ्वी पे। कुछ विद्वानों ने तो इतना तक कह दिया कि मनुष्य के निवास के स्थान के रूप में जब आप पृथ्वी का वर्णन करते हैं उसी को ही भूगोल कहते हैं। और आपको भी यही डेफिनेशन याद होनी चाहिए। आप क्या डेफिनेशन याद रखेंगे? ज्योग्राफी मतलब, सर ज्योग्राफी भूगोल दो शब्दों से बना है। जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफियोस मतलब वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन। परंतु यहां पे यह चीज लिखना जरूरी है कि उस पृथ्वी का वर्णन तब जब हम उस पृथ्वी को मनुष्य के निवास स्थान के रूप में मान। यहां पे तो आपका निवास असंभव है क्या? इसके अलावा आप कहीं प्राकृतिक रूप से बेसिकली रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं? नो सर, नॉट पॉसिबल सर। कई भूगोलवेत्ता और विद्वान होते हैं जिनके अध्ययन का क्षेत्र भूगोल, पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण, मानव समाज का अध्ययन होता है। वे पृथ्वी की सतह पर मौजूद विशेषताओं की विविधताओं और जुड़ाव का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, कि किस तरीके से अर्थ के ऊपर काफी विविधताएं, डाइवर्सिटीज पाई जाती है। कहां पे आपके पास पहाड़ है, कहां मैदान है, कहां पे आपकी नदियां हैं, कहां झीलें हैं, कहां तालाब हैं, कहां मरुस्थल है, तो कहां शीत है, तो कहां पे आपके पास में हॉट डेजर्ट, कहां कोल्ड डेजर्ट है। जहां आपको अलग अलग फसलों के बारे में पढ़ना हो, अलग अलग जगहों की जानकारी लेनी होती है आपके पास में, वहां पे वहां की कैसी जलवायु, कैसी मिट्टी है ना, उसी के आधार पर वहां की फसलों का पैटर्न होने वाला है। कैसी वहां की डिमांड है, कैसी वहां की पर्यावरण सुविधाएं हैं, कहां किसी वहां की क्षमता है, उस अनुसार वहां की एग्रीकल्चर पैटर्न, वहां का लाइवलीहुड सस्टेनेंस होने वाला है। तो ज्योग्राफी अपने आप में बेसिकली क्या है? एक इंटरलिंकेज डेवलप करता है। मनुष्य परिष्कृत और विकसित जानवर हैं और जिन्होंने प्राकृतिक वातावरण को संशोधित करके इसे रहने के लिए उपयुक्त बना दिया। जैसे एंटार्क्टिका के अंदर आप नहीं रह सकते थे, आज जाओ, आपने ऐसे कपड़े डाल दिए, आपने ऐसी तकनीक डेवलप कर दी। आप राजस्थान के हॉट डेजर्ट्स के अंदर बेसिकली जो हैं अच्छे खासे बेसिकली जो है टाइम व्यतीत नहीं कर पाते। आप जाओ, अब बेसिकली घर बना के उसमें एसी लगा दिया, ढंग से उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है। आप दिल्ली से मुंबई जो पहले जाने में 2 दिन लगते थे, अब जाइए आप, ओवरनाइट जर्नी है, रातों रात बेसिकली 10 घंटे में पहुंच जाएंगे। फ्लाइट से जाएंगे आप 2 घंटे में बेसिकली पहुंच जाएंगे। रिजल्ट क्या है कि सर हम बहुत ही स्किल्ड और बहुत ही डेवलप्ड बेसिकली क्रिएचर हैं, लिविंग बींग है, ह्यूमन बींग है, जिन्होंने नेचर के इस एटमॉस्फेयर में इतने चेंजेस ला लिए हैं कि अपने जीवन युग बना दिया। महासागरों को हमने अपने जीवन युग बनाया, पहाड़ों को जीवन युग बनाया अपने आसपास में, है ना, पोल्स को जीवन युग बनाया हमने, और सिटीज डेवलप किए हमने, राइट, एग्रीकल्चर डेवलप किया आपने। जबकि विकास की प्रक्रियाओं में प्रकृति पर मानव निर्भरता कम हो गई है, ठीक है ना आपके पास में। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मानव डेवलप होता जा रहा है ना, वो प्रकृति पे कम डिपेंड हो रहा है, नेचर पे कम डिपेंड हो रहा है। पहले कितना नेचर पे डिपेंड थे कि भारत में जिस वर्ष अतिवृष्टि या अनावृष्टि आ जाती, जिस वर्ष सूखा पड़ जाता, अकाल पड़ जाता, लगभग मान के चलो आधे से ज्यादा परिवार जो है बेसिकली खाने के वांदे पड़ जाता। अभी होता है क्या ऐसा कुछ? स्टॉक बना लिया हमने, अभी हरित क्रांति ले आए हम, अभी हमने और अलग अलग तरीके से जो है जीवन बसर करने के तरीके ढूंढ लिए, फिर भी लोग
लगातार प्रकृति की संतुष्टि के कई रूप में प्रदर्शन करते रहते हैं, है ना। नेचर फिर भी महान है दोस्तों। अचानक से एक तूफान आता है, अचानक से अतिवृष्टि या अनावृष्टि हो जाती है, अचानक से कहीं एक चक्रवात आ जाता है, हजारों लाखों लोगों को छोड़ करके जाना पड़ता है। एक वायरस आता है, 3 साल तक दुनिया कमरों के अंदर कैद हो जाती है आपके पास में। तो प्रकृति के प्रति भावनात्मक लगाव हम अभी भी रखते हैं। स्वयं को प्रकृति के एक हिस्से के रूप में ही समझना, है ना। प्रकृति के संरक्षण के लिए हमेशा जो है अपने उद्देश्यवान रखना, और यहां पे उन्हीं गतिविधियों में शामिल होना। संरक्षण भी कहीं न कहीं एनवायरमेंट का जरूरी है। तो भूगोल पृथ्वी के परिदृश्यों, लोगों, स्थानों और पर्यावरणों का अध्ययन है। तो एक और परिभाषा बेसिकली ये चैप्टर देता है कि अर्थ पे जो भी तुम्हें दिखता है, विच एवर थिंग दैट यू कैन सी ऑन द फेस ऑफ अर्थ, हर एक चीज, हर एक लैंडफॉर्म, हर एक स्ट्रक्चर, वहां पे रहने वाले लोग, वहां पे जो जो स्थान है और वहां पे कैसा एटमॉस्फेयर, उसको स्टडी करना, उसका अध्ययन करना, सरलता से अध्ययन करना, दुनिया के बारे में अध्ययन करना। सरल शब्दों में कहूं, जहां हम रहते हैं, जहां तुम रहते हो, उसका अध्ययन करना ही भूगोल है। समझ रहे हो। और भूगोल का सामाजिक विज्ञान, मानव भूगोल के रूप में, को प्राकृतिक विज्ञान, भौतिक भूगोल के रूप में साथ जोड़ने में अद्वितीय है। तो अगर भूगोल को हमने सोसाइटी के साथ में जोड़ दिया, सोसाइटी मतलब ह्यूमन बींग्स, मानव, तो मानव भूगोल हो गया। प्रकृति के साथ में जोड़ दिया, फिजिकल के साथ में जोड़ दिया, तो भौतिक भूगोल हो गया। तो यहां पे ये बहुत ही जरूरी, मतलब आप भूगोल को किसी भी चीज के साथ में कनेक्ट करके पढ़ सकते हो। क्षेत्रीय संगठन हो, क्षेत्रीय एकीकरण के लिए भी इसको पढ़ सकते हो आपके पास में, ठीक है ना। तो आपके पास में 3 प्रश्न हैं आपके पास में। कुछ प्रश्न पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के पैटर्न की पहचान से संबंधित हैं। मानवीय सांस्कृतिक विशेषताएं हैं आपके पास में। तीसरा प्रश्न विशेषताओं और प्रक्रियाओं की परिघटनाओं के बीच में, तो यह है कि सर कैसे हमने विभाजित किया। विभाजन आप समझ लीजिए, एनसीईआरटी ये इस तरह का विभाजन आपके सामने लेके आती है। इस विभाजन को आपको भी समझना जरूरी होता है कि सर सॉइल है आपके पास में, सॉइल से रिलेटेड स्टडी कर दी तो आपका मृदा भूगोल हो गया आपके पास में। पादप है आपके पास में, बॉटनी है। आप वनस्पति से रिलेटेड अगर आप स्टडीज कर रहे हैं तो कहीं कहीं ये वनस्पति भूगोल हो गया आपके पास में। जीवों से रिलेटेड है, मौसम से रिलेटेड है, क्लाइमेट से रिलेटेड है, ओशियन से रिलेटेड है, महासागरों से रिलेटेड है। तो जो जो तरह की विज्ञान संभव है उस तरह का भूगोल संभव है, ठीक है। चल, तो हम कह सकते हैं कि संश्लेषण का विषय मतलब ये हर चीज के साथ में जुड़ करके अपनी एक नई स्टडीज दे सकता है, अपनी एक नई स्टडीज दे सकता है। चाहे वो क्षेत्रीय हो, चाहे वो एक एरिया को स्टडी करना हो, चाहे टाइम को स्टडी करना। इफ यू आर स्टडीइंग अ पर्टिकुलर एरिया और द चेंजेस इन दैट एरिया इन अ टाइम पीरियड, है ना, कि सर पिछले लाखों वर्षों में यहां क्या हुआ है, ज्योग्राफी में क्या चेंजेस आए, है ना, या फिर एक स्थान की ज्योग्राफी से दूसरे स्थान की ज्योग्राफी में क्या परिवर्तन आए हैं, है ना। तो ये एक समग्र दृष्टिकोण आपके पास में देता है। अब पता चला बैच जो है समग्र है कि एक इंक्लूसिव है, मतलब ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके सामने कि वो हर एक चीज के पीछे का वाई क्लियर कर देती है। एटमॉस्फेयर महत्वपूर्ण है, क्यों है? जल डमरू मध्य महत्वपूर्ण है, सल डमरू मध्य, है ना, महत्वपूर्ण है, क्यों है? इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण, क्यों है? क्लाइमेट के लिए महत्वपूर्ण, बताओ। तो भूगोल क्या कर रहा है? एक संश्लेषण का विषय है आपके पास में, है ना। ये एक समग्र समझ देता है हमको और इसके तथ्यों को स्वीकार करता है कि विश्व परस्पर निर्भर एक प्रणाली है, वर्तमान विश्व और वैश्विक गांव है। तो आज की तारीख में पूरा वर्ल्ड इज अ विलेज, हम कहते हैं वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज राइट नाउ, है ना। तो उसको समझ देने वाला बेसिकली जो एक विषय मात्र मिलेगा, उसको साक्षात्कार देने वाला, उसको वाकई में एक मीनिंग देने वाला विषय मिलेगा, वो क्या है आपका ज्योग्राफी। एक कुशल परिवहन दे दिया, एक संचार व्यवस्था है हमने ऐसी बना दी कि पूरी दुनिया आज एक गांव के रूप में, एक फोन मिलाते हैं मोदी जी सीधा, उधर से जो बाइडेन बात कर रहा होता है, यहां से बेसिकली आप फोन मिलाते हैं, उधर से आप जे सर से क्वेरी पूछ सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, मैं यहां से क्लास ले रहा हूं, आप वहां क्लास देख सकते हैं। ये क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस? वी ऑल आर बेसिकली सिंथेसाइजिंग, है ना। और इस एकीकरण के विषय के रूप में भूगोल का कई प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के साथ में संबंध। तो यहाँ पे भौतिक विज्ञान है ना, आपके पास में अलग अलग तरह के कई विज्ञानों के रूप में हमने इसको समझा है, चाहे जलवायु विज्ञान हो, भू प्राकृतिक विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, पर इन सभी का वर्गीकरण यहाँ पे दिया हुआ है। पर इस विस्तृत वर्गीकरण को क्या हमें प्रीलिम्स और मेंस में पूछा जाएगा? शायद नहीं, पर क्या हमें पढ़ना चाहिए इसको? जी हाँ। कितना पढ़ना चाहिए आपको? कि सर एक तो आपको भारत का, फिर है आपको विश्व का, ठीक है ना। क्या पढ़ना है आपको? एक तो है प्राकृतिक भूगोल पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है आपको? आर्थिक भूगोल पढ़ना है,
ठीक है ना, और मानव भूगोल पढ़ना है, बस ये 3 चीजें, ठीक है ना। भारत का प्राकृतिक आर्थिक मानव, विश्व का प्राकृतिक आर्थिक और मानव। बाकी यहाँ पे चैप्टर वर्क के अंदर जो भी ये ब्रेक थ्रू दे रखा है या फिर इससे यहाँ पे ये एक डायग्राम दे रखा है आपके इस चैप्टर में, यह आपकी समझ को विकसित करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने एक वक्तव्य दे दिया है आपके पास में कि यहाँ पे बेसिकली क्या है, इसका संश्लेषणात्मक विषय, मतलब ये किसी भी विज्ञान के साथ में जोड़ करके ज्योग्राफी का आप स्टडी कर सकते हो, राइट। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। और इस चैप्टर को अंत करने के बाद में प्लीज आप एनसीईआरटी के चैप्टर को चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन या बुक किसी से भी बेसिकली एक बार रीड आउट कर लेना, बहुत ही बेहतरीन आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जो देश और दुनिया में चल रहा है, चाहे चक्रवात हो, चाहे वर्षा हो, जलवायु घटनाएं हो, जंगल है तो क्यों है, पहाड़ है तो क्यों है, नदियां है तो क्यों है, उसकी समझ लेने की कोशिश करा। जहां आप रहते हो एज अ ह्यूमन बीइंग, उसको, उसके एटमॉस्फेयर को और उसके पीछे के विज्ञान और उसके पीछे के क्यों को समझने की कोशिश करना ही भूगोल है दोस्तों, राइट। ये टेक्निकल बट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से पढ़ना है हमको। आपको एटलस खरीदनी है, एक स्टूडेंट एटलस आप अपने पास में हमेशा पढ़ते वक्त रखेंगे। ऑक्सफोर्ड की ले सकते हैं, ओरिएंट लॉन्गमैन स्वान की आती है, संगम एटलस, ये भी खरीद सकते हैं आपके पास में। अब ये आपके पास में इससे भी सस्ती मिल जाएगी, आपके क्षेत्र में कोई भी मिलेगी, कोई भी चलेगी, जरूरी नहीं ये 2 है, ये खाली रेफरेंस के लिए है ना, क्योंकि भारत भारत ही रहेगा, किसी भी एटलस में देखेंगे। और जो जो चीजें लिखवानी होगी वो मैं लिखवाऊंगा, जो चीजें बतानी होगी मैं बताऊंगा, पर कुछ चीजें कॉपीराइटेड होती हैं, हम हर जगह पे आपको मैप नहीं दे सकते, एंड दैट इज व्हाई मेरा ये आपसे अनुरोध रहेगा कि आप लेटेस्ट एटलस जो भी सुंदर, सस्ती और नियर टू द रेफरेंस, और रेफरेंस के नाम पे ये 2 है, इनमें से कोई भी आप एक खरीद सकते हैं। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए, आपके पढ़ाई के लिए और बेहतर रहने वाला है दोस्तों, राइट। पर अगर सोच लिया है तो करिए, है ना। स्टॉप ड्रीमिंग एंड स्टार्ट डूइंग, है ना। खाली फुलाव मत पकाइए कि करेंगे करेंगे, है ना, कर गुजरिए। दिस इज द मोमेंट व्हेन यू डू इट, यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट। कहा जाता है ना आपके पास में, ये एक तपस्या है, और इस तपस्या को बेसिकली कहीं परवान पे चढ़ाना आपकी जिम्मेदारी दोस्तों, तभी वो सफल होगा, राइट। मिलेंगे दोस्तों वापस, मैं जगदीश चंद्र जांगेड़ आपको अगले चैप्टर के अंतर्गत और अगले पायदान के ऊपर लेके जाऊंगा। यहाँ पे यूनिट 1 हम बेसिकली जो है कंक्लूड कर रहे हैं, जहां पे हमने सिलेबस को समझा, यूटिलिटी क्या है ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट उसको समझा, और आगे हम बढ़ेंगे अगले चैप्टर की तरफ। अंटिल देन इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो आपको कैसा लगा वह बताइए। अगर आपको अच्छा लगा डेफिनेटली इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। यू कैन ऑलवेज रीच आउट फॉर अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आप कोई भी क्वेरीज पूछना चाहते हैं टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, जे सर PW UPSC पे। थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।